तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अंग्रेज़ों ने कमिटीज़ और कमीशंस इंडिपेंडेंस से पहले बिठाई थी, उनका क्या क्या मकसद था उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। उससे पहले जो है आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने पॉलिटी का भी सारा सिलेबस पूरा कर दिया, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हंटर कमीशन की। और जो हंटर कमीशन है इसका जो है पर्पस क्या था। ये जो कमीशन आई थी इसका पर्पस था कि हमारे जो देश में एजुकेशन है उसकी जो है क्या यानी कि व्यवस्था है। और ये आया था वुड्स डिस्पैच और एजुकेशन पॉलिसी 1882 के बाद। और अगर हम वुड्स डिस्पैच की बात करें तो वुड्स डिस्पैच 1854 को इसको एक और नाम भी दिया जाता है, और वो नाम है इसका मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ये नाम जो है वुड्स डिस्पैच को भी दिया जाता है, ये भी इनकी एक नीति थी अंग्रेज़ों की, जिसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता था। और इसका जो है अगर हम कोई आपको पूछे कि इसको और क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। यानी कि इसके तहत ही जो है अंग्रेज़ अपनी जो है वो अपनी भाषा में जो है ये अपना ज्ञान जो है हमारे देश में बांट रहे थे, फैला रहे थे। और इस कमेटी के जो हेड थे विलियम हंटर, जैसे कि आपको इनके सरनेम से ही जो है अंदाज़ा लग रहा है। और जो है इनकी की रिकमेंडेशंस क्या थी, इनकी की रिकमेंडेशंस तो ये थी कि एक तो जो है प्राइमरी एजुकेशन है वो लागू हो जाए, वो भी वेनिकुलर लैंग्वेजेस में। वेनिकुलर लैंग्वेजेस का मतलब होता है जो हमारी जो है रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, यानी कि जो एक रीजन में बोले जाने वाली जो है एक सिंपल भाषा है। जैसे कि अगर हम देखें ओवरऑल पंजाब में ज़्यादातर जो है पंजाबी बोली जाती है, दिल्ली में ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और तमिल में तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि वो वहाँ की वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो वहाँ की हम कह सकते हैं कि एक कॉमन लैंग्वेज जो एक रीजन में कॉमन है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं। और इन्होंने ये रिकमेंडेशन ये भी दी थी कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनकी भी एजुकेशन में एंट्री होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ वो भी होनी चाहिए, ताकि जो है एक पढ़ाई की एजुकेशन जो है वो भी अच्छे से बढ़े। और इसने जो है ये भी इस कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन की वो प्रोविंस गवर्नमेंट के पास भी होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय ब्रिटिश की, यानी कि ब्रिटिश क्राउन की। यानी कि उन्होंने जो ये है कहा था कि ये दोनों की दोनों जिम्मेवारियां जो है ये दोनों के ऊपर जो है बांट देनी चाहिए। और उस समय जो है लोग जो है ऑब्वियस सी बात है, मैं साल 1882 की बात कर रहा हूँ, आज तक भी जो है हमारे देश में लड़कियों को बरोबर नहीं समझा जाता, बराबर नहीं समझा जाता लड़कियों को एक सेकंड जेंडर की तरह देखा जाता है। सो ऐसे ही जो है फीमेल एजुकेशन जो है इन्होंने प्रमोट करने की भी सजेशन दी, यानी कि रिकमेंडेशन दी। अगर हम इनके इम्पैक्ट की बात करें तो इन्होंने जो है वेनिकुलर एजुकेशन यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस की जो एजुकेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और इन्होंने जो है प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी फाउंडेशन रखी, यानी कि जो प्रोविंस है उसका जो राजा है, रूलर है, नवाब है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर जो है इन्होंने जिम्मेदारी डाली कि आप जो है एजुकेशन दो। ये जो है ये सिर्फ मंदिर मस्जिदों का काम नहीं है। अब हम आते हैं अगली कमीशन पे जो आई थी 1902 में, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इस कमीशन का जो है मेन पर्पस वो यही था कि इंडिया में जो है नई यूनिवर्सिटीज जो है एस्टेब्लिश भी हों, और जो पहले से हैं उनकी जो वर्किंग है उनको देखें कि वो कैसी हैं, और उनकी वर्किंग को जो है कैसे जो है ये बेटर कर सकते हैं। वैसे तो अंग्रेज़ों को कुछ खास वो नहीं था, बस उनको जो है अपने कामों के लिए सिर्फ क्लर्क्स चाहिए थे। इसी चीज़ के लिए उन्होंने जो है इंडिया के एजुकेशन में जो है फोकस किया। और इसी के लिए हमने एक और वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें है इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। आप हमारे चैनल में जाकर जो है हमारी प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की उसमें जाकर सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वैसे नहीं हमारा चैनल खो सकता है। तो इस जो है ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इसको लाए थे सर थॉमस जो है इंडिया में। वैसे तो ये अगर हम इसकी बात करें इसके की पॉइंट्स जो हैं, इन्होंने जो है सुजेशन दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो जैसे कि जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया की, जो हमारी कॉलेजेस में इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ में, उनको चेंज कर देना चाहिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि उसमें जो है कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और जो है यही जो कमीशन थी इसके तहत ही जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 भी आया था, जिसने जो है ऑटोनॉमी को कर्ब कर दिया था, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ की जो हम कह सकते हैं
खुद की जो क्षमता थी डिसीजन मेकिंग की, यानी कि जो उनके पास पावर थी डिसीजन मेकिंग की, उसको जो है इसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। और इसका जो है कांग्रेस के लीडर्स ने विरोध भी किया था, क्योंकि ये जो है नेशनलिज्म को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। नेशनलिज्म को हम यहाँ पर कह सकते हैं इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि जो हमारे बच्चे थे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे थे वो रैशनल थिंकिंग कर रहे थे, वो अच्छा लिटरेचर पढ़ रहे थे, वो रेवोल्यूशंस को समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि हमारे साथ कैसे गलत हो रहा है। उन्होंने ये चीज़ें जब समझने की कोशिश की, तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के जो है कुछ, यानी कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था 1904 में आया था, उसके तहत इन्होंने जो है कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है रेगुलेशंस लगा दी। और इसके कारण जो है इन्होंने नेशनलिज्म को कॉलेजेस में, यानी कि हमारे यूथ से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। इसलिए जो है कांग्रेस के लीडर्स ने इनका जो है विरोध किया। फिर हम आते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के ऊपर। इनके बारे में आपको पता ही होगा, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। और इनको जो लेके आए थे लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो। और जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो जो है वो वॉइसरॉय थे। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके मेन फीचर्स क्या थे? इसके मेन फीचर्स थे, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें जो है इंडियंस का जो नंबर है वो उसको बढ़ा दिया था। और जो मुस्लिम्स थे उनको उनका एक अलग से इलेक्टोरेट दे दिया गया था, सेपरेट। यानी कि अब जो है मुस्लिम्स जो थे वो अपने ही मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को अपने ही, यानी कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट देकर अपना अलग से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। और ये जो है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स नहीं थे, ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था अंग्रेजों की, जिसके तहत उन्होंने जो है मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। और इसने जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आइडिया को जो है स्ट्रेंथन कर दिया था, यानी कि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले आइडिया को स्ट्रेंथ कर दिया। क्योंकि इंडिया में जो है दो ही मेजर रिलीजन है, एक तो है हिंदुइज्म और एक इस्लाम। और बाकी सब रिलीजन्स हम कह सकते हैं कि मेजर मेजोरिटी में है। मुस्लिम्स की बहुत अच्छी खासी जनसंख्या है, पर फिर भी वो माइनॉरिटीज में आते हैं। सो अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें जो है कम्युनल डिवीजन हुई थी इंडिया की पॉलिटिक्स में, यानी कि धर्म की राजनीति यहाँ से शुरू हो चुकी थी। और इसका जो है इंडियन नेशनलिस्ट ने विरोध किया था, पर इसके जो हक में आई थी एक पार्टी, वो है मुस्लिम लीग। इसके बारे में मैं पूरे ब्रीफ में मुस्लिम लीग पार्टी की बात कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और अब मैंने जैसे कांग्रेस की फॉर्मेशन और मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के ऊपर भी मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसके ऊपर भी ब्रीफ में वीडियो बना दी है मैंने। और अब हम मैं बात करूंगा सैडलर कमीशन की। तो जो सैडलर कमीशन थी, इसका मेन पर्पस ही ये था कि कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है उसको स्टडी करना, और उसके जो हायर एजुकेशन इश्यूज हैं उनके ऊपर कैसे इन्होंने, यानी कि इसको कैसे लुक ओवर करना। और इसको जो है माइकल सैडलर जो है वो देख रहे थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले एक 12 साल का स्कूल सिस्टम होना चाहिए, फ्री। जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे यूनिवर्सिटी लेवल की जो है एजुकेशन उसको समझने के लिए, वरना तो वो अच्छे से जो है उस चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने जो है वो भी सजेस्ट किया कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज के बीच में जो है इंटरमीडिएट कॉलेजेस भी होने चाहिए। जैसे कि देखिए, सबसे पहले जो है वो है एक यूनिवर्सिटी। और इसका एक मकसद ये भी था कि जो ज़्यादातर लोग हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन पहुंच सके। और ये रहा स्कूल। जब बच्चे जो हैं ये देखिए, ये 12 साल जो है स्कूल में ये पास हो गए। और कुछ ही बच्चे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया की पॉपुलेशन जो है उसको जो है हम कह सकते हैं कि कॉलेज भी नहीं संभाल सकता। इसलिए जो है मल्टीपल कॉलेजेस जो हैं एक यूनिवर्सिटी के अंडर जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं अलग अलग एरियाज में, ताकि कि यहाँ की कुछ बच्चे स्कूल से वो यूनिवर्सिटी जाएं और कुछ अलग अलग कॉलेजेस में। क्योंकि और इस तरह से जो है एक सिस्टम डेवलप करने की इन्होंने रिकमेंडेशन दी, और ये आज भी बहुत सारे, यानी कि मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। और इन्होंने जो है ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज और वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी एडवोकेट किया, यानी कि यूनिवर्सिटीज जिनके पास अपनी डिसीजन मेकिंग हो और वो खुद जो है इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें कि उन्होंने क्या पढ़ाना है और उनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे होगी। और इन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी जो है अपनी रिकमेंडेशंस दी। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो इनकी रिकमेंडेशंस थी वो अब क्रॉस इंडिया सभी यूनिवर्सिटीज ने जो है बाद में अडॉप्ट कर ली। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, जिसके बारे में आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। इसके तहत जो है एक नारा भी दिया गया था, साइमन गो बैक। और लाला लाजपत राय जी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उनके सर में जो चोट लगी थी, उनकी वहां पर डेथ हो गई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनका पर्पस क्या था। और इसका जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन।
जो इसको साइमन कमीशन को इंडिया लेकर आए थे। और इसका जो मेन मुद्दा था, साइमन गो बैक स्लोगन, ये वो इसलिए आया था, वो स्लोगन इसलिए आया था क्योंकि इस कमीशन में जो है सभी के सभी अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन नहीं था। इंडियंस की जो है रिप्रेजेंटेशन इस कमीशन में जीरो थी। और इसी के तहत जो है नेशन वाइड जो है प्रोटेस्ट हुए, यानी कि सारे देश में प्रोटेस्ट हुए और नारे लगाई गए, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। और इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी कि जो अबॉलिशन होनी चाहिए डायरार्की की इन प्रोविंसेस। इसका मतलब ये है, जो है डायरार्की का मतलब जो है, यानी कि दो अथॉरिटीज या दो लोग जो है एक जगह के ऊपर पावर शेयर कर रहे हो, यानी कि प्रोविंसेस के ऊपर जो है वो शेयर्ड रूल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज का रूल होना चाहिए। और फेडरेशन होनी चाहिए ब्रिटिश इंडिया की और प्रिंसली स्टेट्स की, जिसके तहत जो है जो प्रोविंसेस हैं उनको ज्यादा पावर मिले। ये इनकी रिकमेंडेशंस थी। और इसी के चलते जो है इसके बाद नेहरू जी ने जो है अपनी रिपोर्ट निकाली थी 1928 में। इसके बारे में भी अलग से वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद अगर हम बात करें, फिर हम बात कर रहे हैं बटलर कमीशन की। और इसका जो है मेन पर्पस यही था कि इन्होंने जो है रिलेशनशिप जो था प्रिंसली स्टेट्स का ब्रिटिश क्राउन के साथ, उसको एग्जामिन किया। इसके हेड थे सर हारकॉट बटलर। और इनकी जो है की रिकमेंडेशंस यही थी कि जो क्राउन का रिलेशनशिप है प्रिंसली स्टेट्स के साथ, वो मेंटेन वो हमेशा ही मेंटेन रहना चाहिए। और जो पावर है वो किसी भी जो है इंडियन गवर्नमेंट को बाद में ट्रांसफर नहीं कर देनी चाहिए, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स का जो है डायरेक्ट कंट्रोल, जहाँ हम कह सकते हैं रिलेशन, वो सीधा क्राउन के साथ होना चाहिए, किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। और इन्होंने एडवाइस किया था कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इंटरनल मैटर में प्रिंसली स्टेट्स के। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका जो एम था वो था कि रीएश्योर करे ये प्रिंस को, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ रही थी, यानी कि कोई भी जो है प्रिंस जो है राजकुमार वगैरह, वो किसी भी जो है ऐसी मूवमेंट के साथ ना जुड़े। अगर हम बात करें, फिर आती है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926, जिसको लिंथक्रो हेड कर रहे थे। और इसका जो आपको नाम से ही पता चल रहा है, रॉयल कमीशन और एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में थी। और इनकी जो रिकमेंडेशंस थी कि इरिगेशन को बढ़िया कर दिया जाए और क्रेडिट फैसिलिटीज जो है कल्टीवेटर्स के पास होनी चाहिए, और कोऑपरेटिव्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाए। और साइंटिफिक फार्मिंग को भी जो है इस्टेब्लिश किया जाए। और रूरल एरियाज जहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं वहाँ पर भी एजुकेशन अच्छी पहुँचनी चाहिए। और इसका जो है इम्पैक्ट ये हुआ कि बाद में फ्यूचर में जो है एग्रीकल्चर पॉलिसीज में इसकी रिकमेंडेशंस बहुत काम आई। अब हम बात करेंगे रॉयल कमीशन ऑफ लेबर। इसके भी आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये जो है स्टडी कर रहे थे कि लेबर की कंडीशंस कैसी हैं ब्रिटिश इंडिया में। इसको जॉन विटली लाए थे, इसके हेड थे ये कमीशन के। इनकी रिकमेंडेशंस थी कि जो लेबर है उसको बेटर वेजेस मिलनी चाहिए, अच्छे वर्किंग आवर्स हों, और रेगुलेशन होनी चाहिए औरत की और चाइल्ड लेबर की, क्योंकि जो औरत जो है वो उसको कम पैसे पे किए जाते हैं और चाइल्ड को तो बहुत सी ज़्यादा कम पैसे पे किए जाते हैं। और इसलिए इसमें जो है रेगुलेशन होनी चाहिए। और इन्होंने ट्रेड यूनियंस को कहा कि आप लेबर लॉज, यानी कि इन्होंने ट्रेड यूनियंस एस्टेब्लिश की, यानी कि जो यूनियंस हैं वो अपने हकों के लिए जो है आवाज़ उठाएंगे और लेबर लॉज भी लाए। और इनका जो इम्पैक्ट था वो था कि जो लेबर रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स जो 1930s में आए वो इसी की इनकी रिकमेंडेशन के तहत ही आए। फिर आती है सप्रू कमीशन। और ये सप्रू कमीशन ने जो है इन्होंने सॉल्यूशंस दिए थे कि कम्युनल टेंशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं उनको कैसे जो है देश में कम किया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल की, उसके तहत जो है सारे देश में हो रहा था हिंदू वर्सेस मुस्लिम। इसके जो हेड थे वो थे तेज बहादुर शपरू। और इनकी जो सजेशंस थी वो ये थी कि हमारा देश जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करे, जिसके तहत जो है माइनॉरिटीज़ को जो है सुरक्षा महसूस हो। और सभी के सभी सिटीजन्स, रिगार्ड्स के उनका धर्म कुछ भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस उनको जो है सभी के सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए जाने चाहिए। और इन्होंने जो है कोशिश भी की थी कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो दरार है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और वो कुछ टर्म्स पे दोनों पार्टियां एग्री करें, पर ये जो चीज़ है ये अनसक्सेसफुल रही। इसके लिए आपने जो है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन वाली वीडियो और इंडियन कांग्रेस की, अगर आपको ब्रॉडर व्यू चाहिए, आपको ये दो वीडियोस बहुत ही ज़रूरी हैं देखनी। अब आता है लास्ट में कैबिनेट मिशन प्लान, जिसको जो है लॉर्ड पैथविक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे। और ये प्लान के तहत जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी ब्रिटिश से इंडियंस को।
यानी कि जो पावर थी अंग्रेजों के हाथ से वो इंडियंस के पास आ गई थी। इसने इनका जो प्रपोजल था वो ये था कि यूनाइटेड इंडिया होगा एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जिसके तहत हमारे देश में लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलेगी। और इन्होंने जो है प्रोविंसेस की जो है ग्रुपिंग वो 3 सेक्शंस में की थी। इसका आउटकम ये हुआ कि पहले तो कांग्रेस भी मान गई, मुस्लिम लीग भी मान गई, पर बाद में मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके तहत हुए हमारे देश के 2 टुकड़े और बने 2 देश। एक बना इंडिया और एक बना पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी 2 हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। बाद में उसमें भी बांग्लादेश बन गया। अगर मैं आपको एक जल्दी से समरी दूं इस वीडियो की, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जो ये एक समरी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लास्ट में अपने नोट्स के पास एक टेबल भी बना सकते हैं। उसमें जो है आपने लिखना है, ऐसे ही सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेना। अगर ये साल जो है इसको शायद आप छोड़ भी दो, अगर आपने लिखने हैं तो कुछ इतना खास लगता भी नहीं है। तो ये जो हंटर कमीशन है इसका पर्पस था एजुकेशन, और साइमन कमीशन का पर्पस था जो रिफॉर्म्स थे उनको देखना, और सैडल कमीशन का हायर एजुकेशन था, और बटलर का प्रिंसली स्टेट्स, और लेबर कमीशन का वर्कर्स राइट, एग्रीकल्चर का रूरल इकोनॉमी, और सप्रू कमीशन का कम्युनल हार्मनी, और कैबिनेट मिशन का ट्रांसफर ऑफ पावर। और याद रखिए इनमें से सिर्फ जो है सप्रू कमीशन ही है जिसमें जो है एक इंडियन जो है तेज बहादुर सप्रू, वो जो है उस कमीशन के जो है हेड थे। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टिल एंड। मस्ट डू शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स।